भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज यहाँ पे उपस्थित अपने भविष्य की बेहतरी के लिए अपने संघर्ष कर रहे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गांवों से चलकर गरीब परिवारों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से बिलासपुर, रायपुर में आकर पढ़ रहे ऐसे मेरे युवा भाई बहनों का आज उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के इस मंच पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय त्यागी सर और हमारे सभी वरिष्ठ जन, भारतीय जनता युवा मोर्चा के भाई सुशांत जी, जितेंद्र जी, जिलाध्यक्ष केसरवानी जी, कोमल जी, दीपक भाई, हमारे अनमोल जी, हमारे सन्नी भाई, हमारे सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके अलावा ब्रजेंद्र जी भी हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ में काम करते हैं और युवाओं के भविष्य गढ़ने का काम अपने जीवन में करते हैं, ऐसे ब्रजेंद्र जी। हमारे और बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोगों को आज यहाँ पे सब लोग केवल आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी युवा भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पास, हम सब लोगों के पास वह एक नहीं 1000 विषय हैं जिसमें हम अपोजिशन की राजनीति करने के लिए मुद्दों के कोई अभाव नहीं है। राजनीति करने के लिए हमारे पास 1000 विषय हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में लगातार देखा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार और माफिया राज का गढ़ बना करके छत्तीसगढ़ के पीएससी को, छत्तीसगढ़ की भर्ती संस्थाओं को परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए आप लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए आज मजबूर हुए हैं। पहले तरह तरह के आरोप लगे, जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई कि ये सरकार भर्ती में भ्रष्टाचार को, भर्ती में माफिया राज को समाप्त करे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार का एक ही मूल मंत्र है, सत्ता, सत्ता और सत्ता। इन्हों लोगों ने सत्ता के लिए एक फार्मूला बनाया था 2.5 साल का, और 2.5 साल का फार्मूला में जब भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हुआ तो टीएस सिंहदेव को आउट रखने के लिए गांधी परिवार को, आला कमान को, कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस को चलाने के लिए इस कांग्रेस को पैसा पहुंचाना था। और इसीलिए सब जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार भूपेश बघेल की सरकार ने स्थापित किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, कोयला में हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है, यूरिया में माफिया आ जाता है, रेत में माफिया आ जाता है, सीमेंट में माफिया आ जाता है, भर्ती में माफिया आ जाता है, रोजगार में माफिया आ जाता है, पीएससी में माफिया आ जाता है, व्यापम में माफिया आ जाता है, सब जगह माफिया आ जाता है। और पैसे की राजनीति करते हुए सौमित्र तो पकड़ ले, तो पैसे की राजनीति करने के लिए, पैसे की राजनीति करने के लिए, पैसे की राजनीति करने के लिए, गांधी परिवार को संतुष्ट करने के लिए किसी जगह को इन्होंने नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस बार जब पीएससी का रिजल्ट आया तो हम लोगों ने, मैं पहले दिन से ही मेरे पास फोन आने चालू हुए, सर की बहुत तरह की गड़बड़ी हुई है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह की समस्या है। ये बात मेरे को बोलते हुए बहुत सारे लोगों ने फोन किया, तो मैं 3-4 दिन तक हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि भर्ती का मामला बड़ा संवेदनशील होता है और किसी के ऊपर गलत आरोप ना लगे इसका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हमने देखा कि सैकड़ों युवा भाग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, जब हमने देखा कि किस किस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो लिस्ट पीएससी की जारी हुई है उसमें किस किस तरह के आशंकाएं पैदा हो रही हैं, हमने देखा कि सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ का युवा किस तरह से अपनी आवाज को, अपने दर्द को बयान कर रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के दर्द को देखा तो हम लोगों को मजबूरन ये विषय राजनीति के लिए भी लेना पड़ा। राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये सरकार
छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य पर चोट करेगी। जब ये सरकार छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों से आए हुए बच्चों के ऊपर चोट करेगी, ऐसे बच्चे जिनके घर में गहने बेच दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके घर में खेत बेच दिए जाते हैं और वो पीएससी की तैयारी करने के लिए, ओआईएस की तैयारी करने के लिए रायपुर और बिलासपुर में पहुंचता है। और उस युवा के साथ जब गद्दारी होगी, जब उस युवा के साथ अन्याय होगा, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में बैठे नहीं रह सकती, सड़क की लड़ाई और सदन की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होती। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में वर्षों नहीं दशकों तक विपक्ष की राजनीति की है और विपक्ष का धर्म कहता है जब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा हो तो हम लोगों को सड़क पर उतरने की मजबूरी होती है। दोस्तों, इस लिस्ट में जिस तरह की बातें आई, मैं किसी नाम पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जैसा कि त्यागी साहब ने कहा कि पीएससी के से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, अगर उसके परिवार से कोई पीएससी की परीक्षा में शामिल होता है तो उसको डिक्लेरेशन देना चाहिए और पूरे एग्जाम के प्रोसेस से अपने आप को बाहर रखना था। ये नियम कहता है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप देखते हैं कि पीएससी में जिस तरह से लिस्ट निकली, उस लिस्ट पर तमाम तरह की आशंकाएं हैं। जो लोग 20 नंबर पे रैंक पे आ गए, 15 रैंक पे आ गए, अंडर 30 आ गए, अंडर 50 आ गए, हमारे बीच आदरणीय कुमावत जी, आदरणीय विधायक रजनीश भैया जी, सब लोगों का आगमन हुआ है। मैं सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब इस तरह का लिस्ट आया, इस तरह की सूची जब आई, तो सबकी मजबूरी थी कि लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जब हमने आवाज उठाना चालू किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलना चालू किया, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कलेक्ट्रेट का घेराव चालू किया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी तथ्य प्रस्तुत करे, तथ्यों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, सारे दस्तावेज, सारे तथ्य आपके पास हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवाओं में हताशा, निराशा और दुख का, दर्द का वातावरण बना हुआ है, तो आपको स्वयं बिना किसी के कहे राजधर्म का पालन करते हुए बोलना चाहिए था कि इस पूरे प्रोसेस की सीबीआई जांच होनी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जारी किया एक लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें किस किस भाई बहन का सिलेक्शन हुआ था, किसके किसके रिश्तेदारों का चयन हुआ था, वो लिस्ट जारी की गई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, गड़बड़ी कभी भी हो सकती है। राजनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि अगर पीएससी में या राज्य की तंत्र में गड़बड़ी चल रही तो उसको रोकना। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, शुरू के पीएससी में तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई। इस बात को मैं नकारना नहीं चाहता। भाजपा के समय भी जो गड़बड़ी हुई, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के मन से भी हम सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके सुधारने के लिए राजनीतिक तंत्र का, राजनीतिक पार्टी का, सरकार का, मुख्यमंत्री का रवैया क्या है। जब पीएससी में भाजपा के समय गड़बड़ी हुई तो आप सब लोगों को याद होगा कि पीएससी के चेयरमैन के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके पीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप जोशी जी को छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बनाया। प्रदीप जोशी जी के आने के बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ की पीएससी की परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसको मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। प्रदीप जोशी जी के आने के बाद व्यवस्था बनी कि प्रत्येक संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर के दिन पीएससी की वैकेंसी जारी होगी और अगले संविधान दिवस के आने से पहले पीएससी की भर्ती परीक्षाएं पूर्ण हो जाती थी। प्रदीप जोशी जी के आने के बाद व्यवस्था बनी कि इंटरव्यू में जिस दिन खत्म होता था उसी दिन फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाता था। पारदर्शिता के लिए कोर्ट प्रोसीजर में चीजें न उलझे, चीजें ईमानदारी से हों, पारदर्शिता से हों, इन सब चीजों के लिए उनके समय में बहुत सारे कदम उठाए गए।
और देश भर की पीएससी छत्तीसगढ़ के पीएससी का अनुकरण करते थे और पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के पीएससी की तारीफ की जाती थी, सराहना की जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि एक आदमी ने अगर पीएससी में गड़बड़ी की तो कार्यकाल पूरा होने से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसे हटाया गया। एक आदमी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जिसने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं को डिप्टी कलेक्टर बनाया, महिला बाल विकास में पहुंचाया, एक्साइज में पहुंचाया, सेल टैक्स में पहुंचाया। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को पीएससी का चेयरमैन बनाया था छत्तीसगढ़ में, उसको मोदी जी की सरकार ने यूपीएससी में मेंबर बनाया और यूपीएससी में जाकर के प्रदीप जोशी साहब को चेयरमैन बनाया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कमिटमेंट था। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के समय का लिस्ट जारी करते हैं। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस मंच से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिनके समय के जिनके सिलेक्शन पे उनको संदेह है या युवा भाई बहनों को संदेह है, उन सबकी सूची को और 4.5 साल में जो आरोप लग रहे हैं उस पूरी सूची को सीबीआई जांच के लिए दे दे, भाजपा के लिस्ट को भी सीबीआई जांच के लिए दे दे। भारतीय जनता पार्टी के मंच से हम कहना चाहते हैं कि आपको जांच कराना है तो भाजपा के समय की भी सूची की जांच कराइए, लेकिन आप सीबीआई जांच के लिए दीजिए। अगर आप में जरा भी नैतिकता बाकी है तो, जरा भी छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए आप में समर्पण बाकी है तो सीबीआई जांच के लिए भूपेश बघेल जी तैयार हों। अपने समय के भी लिस्ट की जांच कराए, भाजपा के समय के भी लिस्ट की जांच कराए, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करे भूपेश बघेल। दोस्तों, ये विषय कांग्रेस भाजपा का नहीं है, ये विषय केवल राजनीतिक नहीं है, छत्तीसगढ़ के समाज से जुड़ा हुआ विषय है, छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक युवा अगर आवाज उठाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, उनको नोटिस भेजी जाती है, कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी के छापे मारे जाते हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार की नियति है, ये भ्रष्टाचार भी करना चाहते हैं और किसी को कुछ बोलने देना भी नहीं चाहते। दोस्तों, पहले भी बहुत सारे आप लोगों के आंदोलन हुए, एसआई के समय एक बड़ा आंदोलन हुआ। एसआई के मित्रों ने मुझे संपर्क किया कि भैया हम चाहते हैं कि आप आइए सर। मैंने कहा कि बेटा हम उतना ही आपके आंदोलन में शामिल होंगे जितने से आपके भलाई हो सके। आपके आंदोलन में शामिल होकर हम उसको राजनीतिक लाभ कदापि लेना नहीं चाहते। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितना शामिल करना चाहते हो उतना हम शामिल होंगे। हम लोग लिमिटेड रूप से शामिल किया गया, एक उद्बोधन में बुलाया गया, एक उद्बोधन करके आ गए। पिछले बार एक बड़ा आंदोलन आप लोगों के द्वारा गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से राजधानी में किया गया। जो कोचिंग उसमें कोई भाजपा नहीं थी, कोई राजनीतिक पार्टी उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो कोचिंग संस्थान वाले थे, जो कोचिंग संस्थान वाले थे, जो बच्चे थे, जिन बच्चों को संभागों का प्रभारी बनाया गया था, जिन बच्चों को संभाग का प्रभारी बनाया गया था, उन सब बच्चों को नोटिस दिया गया, एफआईआर कराया गया, कोचिंग संस्थानों पर अलग अलग तरीके से दबाव डालने का प्रयास किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सामने आई है। आप लोगों की लड़ाई को आप लोगों को लड़ने कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तो पीएससी की परीक्षा नहीं देने वाले जो मंच पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आपके अधिकारों की लड़ाई को अगर कांग्रेस की सरकार आपको नहीं लड़ने दे रही है तो अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की लड़ाई को लड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामने आकर आप लोगों की लड़ाई को लड़ रही है। दोस्तों, कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे विषय हैं। एक लड़का था असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में, आप लोगों को याद होगा, जिसने लिखित में छत्तीसगढ़ पीएससी पर आरोप लगाया कि मेरे पीछे का जो रोल नंबर था वो अनुपस्थित था, एब्सेंट था। उसके बाद उसका इंटरव्यू कॉल आया है, ये आरोप लगाया उस युवा ने। जब उस युवा ने आरोप लगाया तो पीएससी ने उसके शिकायत को लिखित में उसने शिकायत दी थी, उस पर तुरंत उसने जारी कर, पीएससी ने बोल दिया सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है।
पीएससी के ऊपर आरोप लगा था, चोर के रूप में आरोपी पीएससी थी और जांच करने का काम भी उसी चोर ने पूरा कर लिया और बोल दिया कि सब कुछ ठीक हुआ है। उसने कहा वीडियोग्राफी दिखा दो, तो उनके पास वीडियोग्राफी नहीं। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने गैर राजनीतिक मंचों से मांग किया कि कार्बन कॉपी को दिया जाना आंसर शीट का अनिवार्य किया जाए। किस तरह से आंसर शीट के नाम पर एक खेला करते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है, सब युवा भाई बहनों को पता है। तो पेंसिल से निशान लगवाते हैं जिसको जब चाहे बदल सके। ये पहले वीडियोग्राफी नहीं कराते थे, हम लोगों के लगातार आंदोलन के बाद कुछ एग्जाम में भी वीडियोग्राफी कुछ में चालू की है, मजबूरी बस। मेरे को एक लड़का आकर आरोप लगाया कि सर जितने एग्जाम कांग्रेस के समय में हुए हैं उसमें टॉप 50 टॉप 100 के जितने लोग हैं उनके मोबाइल लोकेशन को एग्जाम से पहले 7 दिन 10 दिन के मोबाइल लोकेशन को सार्वजनिक करने की मांग की जानी चाहिए। तो इससे बोला इससे क्या होगा यार? उसने बोला जिन लोगों के साथ सेटिंग होती है साहब, उन लोगों को एक साथ ले जाया जाता है, एक साथ ले जाया जाता है और एक जगह रखा जाता है, उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर की पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको सीधे एग्जाम हॉल में लाया जाता है और उनसे आंसर लिखवाया जाता है। तो मोबाइल लोकेशन अगर निकाला जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का, टॉपर्स का एक साथ का मोबाइल लोकेशन निकलेगा पिछले 4.5 साल की एग्जाम में जितने भी रिजल्ट आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हम मांग करते हैं कि 4.5 साल में या उससे पहले भाजपा के समय में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें टॉप 100 के सबके मोबाइल लोकेशन को सार्वजनिक करें। अगर पारदर्शिता चाहते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के भलाई की बात करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जरा भी उनके मन में समर्पण है, कोई भावना है, तो जरा सी अगर भावना है तो उनको सार्वजनिक करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। ये नहीं करेंगे, इनको खुद को गड़बड़ सड़बड़ करना है इसलिए नहीं करेंगे। उस लड़के को मैंने पूछा तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? तो बोला सर किसी को मत बताइएगा, मैंने भी ये पाप किया है, मैं भी एक एग्जाम में गया था इसलिए मुझे मालूम है। उस लड़के ने ये मुझे, मेरे साथ जो भी मैंने अन्याय पाप कर लिया उसकी सजा मुझे मिल गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मैंने ईमानदारी से पढ़ाई किया और दूसरे एसएससी की एग्जाम में मैं सेलेक्ट हो गया, अब दूसरी जगह नौकरी करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो अन्याय छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ हो रहा है वो ना हो। दोस्तों आप लोगों के पास मैं कई बार एग्जाम के गाइडेंस के लिए आता हूं, यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए बताने आता हूं, पीएससी की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए चर्चा करने आता हूं। आज मेरी मन को बहुत पीड़ा हो रही है कि इस उद्देश्य के साथ मैं आया हूं कि एक नकारात्मक बात, एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, आप लोगों के हताशा, निराशा और उदासी के बीच एक आंदोलन की बात, जबकि आप लोग एक सकारात्मक उद्देश्य को लेकर जीवन में चल रहे हो। आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए गांव से, छोटे छोटे जगहों से आए हुए हो और आप लोगों के सामने हम लोग ये सब बातें करने के लिए आज मजबूर हैं। लेकिन क्या करें, इस सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार ने, इस भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मजबूरी में हमको ये सब लोग, हम सबको करना पड़ रहा है। आजकल युवा भाई बहन आते हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए, मैं उनको स्टेट सर्विस व्यापम के लिए, पीएससी के लिए सारे गाइडेंस पर मैं चर्चा करता हूं। सारे गाइडेंस पर चर्चा करने के बाद मैं दबे मन से उसको बोलता हूं कि उसका मन उदास ना हो जाए, हताश ना हो जाए। यार बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, मेरी अगर सलाह मानो तो तुम स्टेट की एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल के किसी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, यूपीएससी, असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, कोई न कोई एक एग्जाम को साथ में लेकर चलो ताकि तुमको एक रेगुलर नियमित तरीके से की ईमानदार परीक्षा भी मिलती रहे। ये मैं हमेशा बोलता हूं, बड़े दुखी मन से बोलना पड़ता है। आज एक मंच पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोगों के मन पे क्या गुजरेगी मेरे को मालूम है। इस पूरी प्रक्रिया से एक छोटे से गांव से निकलकर मैं भी गुजरा हुआ हूं। ये रास्ता कितना कठिन होता है, कितनी बड़ी मृग मरीचिका के बीच में मरुस्थल में आदमी एक सफर करता है और एक तालाब तक, एक पानी तक पहुंचता है। वो कितना कठिन सफर होता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस सफर को जिया है। आप लोगों के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से मैं महसूस करता हूं, लेकिन आज मजबूरी बस हमको ये सब बातें आप लोगों के सामने बोलनी पड़ रही है क्योंकि मामला आपके भविष्य का है।
कब तक चुप रहेंगे? जब तक चुप रहेंगे ये ऐसे ही करते रहेंगे। इनको रोकना हमारा उद्देश्य है। अगर हमारे राजनीतिक आंदोलन ना करने से आपका काम हो जाता तो हम लोग राजनीतिक आंदोलन नहीं करते मित्रों। लेकिन आज मजबूरी है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। ये इतने बेईमान और इतने मक्कार लोग हैं कि आप लोगों का वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को नोटिस देंगे, कोचिंग वालों को नोटिस देंगे। हम विपक्ष के लोग हैं, हम राजनीति के मैदान में विपक्ष धर्म निभाने के लिए खड़े हैं। हम पे जितना एफआईआर करना है भूपेश बघेल कर ले, जितने भी दिन जेल में डालना है डाल ले। आज दोस्तों मैं 23 साल की उम्र में आईएएस में सेलेक्ट हुआ था। पूरे देश में वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस था। 37 साल 36 साल की मेरे आईएएस की नौकरी थी। 13 साल मैंने आईएएस की नौकरी की। करीब 23-24 साल की मेरी आईएएस की नौकरी और बची हुई थी। अपने 36 साल की उम्र में मैं राजधानी रायपुर का कलेक्टर था। 3 सालों से राजधानी रायपुर का कलेक्टर। एक आईएएस को जितना कुछ मिल सकता है 13 साल में मुझे उससे ज्यादा मिला। मैं 3 जिलों का कलेक्टर रहा। दंतेवाड़ा में मैंने जब काम किया, केपीएमजी ने दुनिया के 100 बेस्ट प्रोजेक्ट की सूची में एजुकेशन सिटी को शामिल किया। मोदी जी उस समय सीएम हुआ करते थे। उनके द्वारा क्रिएटेड एक प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा को केपीएमजी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में शामिल किया। दोस्तों इतना सब कुछ करते 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 इस रास्ते पे गुजरते गुजरते मैंने एक पॉइंट पर ऐसा महसूस किया कि इस देश में असली ताकत लोकतंत्र की राजनीति में है। हम उसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन है वो सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए सारे सुख सुविधा के रास्ते को, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, राजधानी रायपुर की कलेक्ट्री सब कुछ थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक गांव बायंग से रायगढ़ जिले के एक ओपी चौधरी आईएएस बन जाएगा, उससे छत्तीसगढ़ का भला नहीं हो सकता। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं का कुछ अच्छा हो। छत्तीसगढ़ के युवाओं के नालंदा परिसर जैसे प्रोजेक्ट हो, एजुकेशन सिटी जैसे प्रोजेक्ट हो, प्रयास जैसे प्रोजेक्ट हो, छूलो आसमान जैसे प्रोजेक्ट हो, लाइवलीहुड कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट हो, करियर काउंसलिंग जैसे प्रोजेक्ट हो, सेना भर्ती जैसे प्रोजेक्ट हो, सड्डू में प्रयास जैसा कैंपस बने। इन सब सोच के साथ हम लोगों ने, मैंने तय किया कि राजनीति के रास्ते पे आना है और भारतीय जनता पार्टी की आज राजनीति कर रहा हूं। आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं आखिरी में, इस हताशा और निराशा के बीच भी किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। आज एक एग्जाम में अगर फेल हो गए होंगे तो आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम आपके जिंदगी से बड़ी नहीं है। कोई भी परीक्षा आपके जिंदगी से बड़ी नहीं है। आपकी जिंदगी सबसे बड़ी है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना। हो सकता है आज आपको एक असफलता मिली हो सकता है आपको और बड़ी सफलता दिलाने के लिए वो असफलता आपके पास आई हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक तरीके से जीवन को जीना और दूसरे और बड़े लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करना, हमेशा काबिल बनने की कोशिश करना, कामयाबी के पीछे मत भागना, काबिलियत के पीछे भागना। अगर काबिल बनोगे तो जीवन में हमेशा बड़ा से बड़ा करोगे। लोग सोचते थे जब मैंने आईएएस छोड़ दिया तो ये कैसे करेगा, इतनी सुविधाओं को कैसे छोड़ दिया। मैंने कहा कि सरस्वती का पुत्र हूं, लक्ष्मी तो झक मार के पीछे आएगी। मेरी मां ने एक दिन मुझे पूछा कि तू कैसा चलाएगा जीवन, तो मैं बोला मां मैं आपके साथ साथ सरस्वती का पुत्र हूं, लक्ष्मी तो झक मार के पीछे आएगी। तो वो बोली बड़ी धार्मिक महिला है, वो बोली लक्ष्मी माता के लिए ऐसी बोलता है, मत बोला कर। तो अगले दिन क्या हुआ, मैंने एक ऑप्शन बाइंग करी थी अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान। इकोनॉमिक्स की अच्छी पढ़ाई करता था मैं और स्टॉक मार्केट के पढ़ते आगे बढ़ा मैं। 13 सालों से स्टॉक मार्केट को मैं देखता समझता रहता था, पढ़ता रहता था। तो मैंने 3,17,000 रुपए की एक ऑप्शन बाइंग करी थी और मेरे मां से जिस दिन ये बात हुई उसके अगले दिन उस 3,17,000 रुपए के ऑप्शन को मैंने 86 लाख रुपए में बेचा। 12 दिन के अंदर 86 लाख रुपए में बेचा। तो जाकर मैं अपनी मां को उस दिन दिखाया पहली बार। मार्केट में कुछ शेयर नहीं करता, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। तो उनको दिखाया कि मत देखो, मैं कल बोल रहा था ना सरस्वती पुत्र हूं, लक्ष्मी झक मार के पीछे आती है। 3,17,000 रुपए के ऑप्शन पे 12 दिन में 83 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकिंग किया। दोस्तों 4 करोड़ की एक पोर्टफोलियो
मेरे गाइडेंस और नॉलेज के बेसिस पे मेरे एक दोस्त ने बनाया था, गुजरात के एक दोस्त ने 2008-9 में। आज उसकी वैल्यू 128 करोड़ रुपया है, 128 करोड़। तो दोस्तों नॉलेज के पीछे भागो। आप सब लोग सरस्वती पुत्र हो, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य अच्छा होगा। सकारात्मक सोचते हुए अच्छे तरीके से काम करो। भारत बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए 60 साल लगे थे और 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए मात्र 15 साल लगे और अगले 3 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए 10 साल से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो जो भारत की जर्नी चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें बहुत अवसर है दोस्तों। आप अपने आसपास के अवसरों को पहचानिए, आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। आप नए कीर्तिमान रचेंगे। ये मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं। ये जो समस्या है, इस समस्या को हम लोग राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। विपक्ष धर्म को निभाते रहेंगे। आप सब लोग अपनी जगह अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। आज आप सब लोग जो दस्तखत करते हो तो महज एक हस्ताक्षर कहलाता है। हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से विजय जी भी हमारे बीच आने वाले थे, रवि भगत जी भी आने वाले थे, कई कारणों से नहीं आ पाए हैं। उन सबकी ओर से मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि आज जो आप दस्तखत करते हो महज दस्तखत कहलाता है। 10 साल बाद आप सब लोगों का दस्तखत ऑटोग्राफ बन जाए, मेरी यही शुभकामना है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, पूरे पीएससी पे 100% पारदर्शिता के साथ एक एक युवा की आवाज को सुनते हुए एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देने का इस मंच के सभी वरिष्ठ जनों की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, एक एक एग्जाम की जांच की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एक भी अन्याय नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसके बाद आप लोगों के मन में जो भी बात होगा, विचार होगा, उसको भी आप लोग रखिएगा ताकि हम अपने आंदोलन में उन बातों को सम्मिलित कर सके। आप जो भी सुझाव देंगे उसको हम सब नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हमको अपने आगे के आंदोलन की रूपरेखा को उसके अनुसार आगे बढ़ाएंगे। आप हाथ खड़े करते जाइएगा, अपनी बात बोलते जाइए। मैं आप सब बहनों से निवेदन करता हूं, मात्र 10 मिनट और बैठे।